शिवसेना छोड़ने के बाद उस समय आपको लगा था कि आज शिवसेना की ये गत हो जाएगी? आने वाले दिनों में कुछ और हो सकता है, बड़ा हो सकता है और बिगड़ सकता है, ऐसा अंदाजा तो था, लेकिन इतना बिगड़ जाएगा ऐसा अंदाजा मुझे नहीं था। उद्धव कहाँ चुके आपको क्या लगता है? विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू उद्धव जी, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए था। एनसीपी सरीखी पार्टियां क्यों टूट जाती हैं? ये कौन सा नया ट्रेंड आ गया? उनके पास तो बहुमत पहले से था। बीजेपी के अंदर एक सत्ता की जबरदस्त भूख है, वो बकासुर राक्षस की तरह सब कुछ खाने के चक्कर में लगे। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने, तो इस पर एक मत कब होगा विपक्ष? ये बार बार सवाल पूछते हैं लोग कि आपका चेहरा कौन है? बीजेपी का चेहरा मोदी, आपका चेहरा कौन है? मैं कहता हूं हमारा चेहरा भी मोदी है। हमने हमारे चैनल की शुरुआत से ही आपको ये वादा किया था कि हम एक ऐसी बड़ी बेंच लेकर आ रहे हैं जिस पर समाज का हर तबका, हर फ्रेटर्निटी के लोग आकर बैठेंगे और अपनी बात रख सकेंगे। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व सांसद और उत्तर भारतीय कम्युनिटी का एक प्रखर चेहरा संजय निरुपम। द बिग बेंच पर आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, द बिग बेंच का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम समाज के हर तबके तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें उनकी बात कहने का मौका देना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमको जितने भी स्टूडियोज में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उनकी कुर्सी इतनी तंग होती है कि बैठने में दिक्कत होती है। तो बिग बेंच पर बैठकर बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया बेंच, बहुत बड़ी बेंच आपने बनाई है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मुझे याद आ रहा है कि लंदन में जो हाइड पार्क है, हाइड पार्क में एक स्पीकर्स कॉर्नर है, स्पीच कॉर्नर, स्पीकर्स कॉर्नर है। वो चर्चिल के ज़माने में बनाया गया था संभवतः। तो वहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी आदमी वहाँ जा करके उस मंच पे खड़ा होकर के किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। तो एक ज़बरदस्त एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहाँ पे। तो बिल्कुल उसी तरह के फ्रीडम ऑफ स्पीच जो संविधान के द्वारा दिया हुआ एक अधिकार है जन जन के पास हिंदुस्तान में, उस अधिकार का लोग उपयोग करते हुए अपनी बात यहाँ पर रख। मतलब आप मानते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उससे लोग ऊब रहे हैं अभी, और कुछ नया कंटेंट के नाम पर कुछ नया देखना चाहते हैं, तो उस दिशा में जो ये कोशिश की गई है द बिग बेंच की तरफ से, आपको लगता है कि एक सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है? देखिए, जो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की जो बात कही है, वो उसके लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दौर से वो मीडिया गुजर रहा है। जो लोग आज उस मीडिया का संचालन कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान में प्रेस की आज़ादी को अचीव करने के लिए कितने पत्रकारों ने त्याग दिया है। बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान के प्रेस की एक अपनी क्रेडिबिलिटी थी। आज वो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है अपनी अपनी धाराओं में बह रहा है, कोई एक धारा पकड़ के कोई दूसरी धारा पकड़ करके, और उसकी वजह से उसकी निष्पक्षता ख़त्म हो चुकी है। और जब मीडिया निष्पक्ष नहीं होता ना, तो उस मीडिया पर लोगों का भरोसा टूट जाता है। तो आज के तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लोगों का भरोसा टूट गया है, और इसलिए लोग इस प्रकार के अल्टरनेटिव मीडिया की तरफ ध्यान देना शुरू कर रहे हैं या उससे कुछ उम्मीद करना शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस दौर में अगर आप बिग बेंच जैसा एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और बगैर ओपिनियनेट किए हुए लोगों को, बगैर लोगों के ऊपर अपनी बात थोपे अगर आप लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हैं या लोगों को कुछ इन्फॉर्म करते हैं, तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। मैं वर्तमान की बात करूं निरुपम साहब, उससे पहले मैं थोड़ा सा अतीत में जाना चाहूँगा। 2005 में आपने शिवसेना छोड़ी। आप शिवसेना के एक बहुत ही लॉयल कार्यकर्ता रहे हैं। शिवसेना छोड़ने के बाद उस समय आपको लगा था कि आज ये हश्र हो जाएगा शिवसेना की ये गत हो जाएगी, दो टुकड़े में बट जाएगी शिवसेना? मैं इतना तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मैं भविष्य को देखने वाला व्यक्ति था, लेकिन शिवसेना में एक डीजेनरेशन शुरू हो गया था, क्योंकि शिवसेना में संवाद नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। और शिवसेना का नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक संपर्क होना चाहिए, एक संवाद होना चाहिए, एक रिश्ता होना चाहिए, वो रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। खासकर जब बाला साहब एकदम सब कुछ संभालते थे, तो निश्चित तौर बाला साहब कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा अच्छा संवाद रखते थे। वो संवाद का पूरा वो धारा थी, कहीं ना कहीं रुक गई थी। तो आने वाले दिनों में कुछ और हो सकता है, बड़ा हो सकता है और बिगड़ सकता है, ऐसा अंदाजा तो था, लेकिन इतना बिगड़ जाएगा ऐसा अंदाजा मुझे नहीं था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बाला साहब में जो नेतृत्व की क्षमता थी
वो दिखा नहीं कहीं पे भी उद्धव ठाकरे में, ऐसा आपको लगता है? मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बहुत कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने शिवसेना को पाला पोसा, या कह सकता हूं कि उन्होंने शिवसेना को जन्म दिया, पार्टी को खड़ा किया, और वो बहुत छोटे स्तर पर शुरू किए थे, जमीन से उठे थे। तो एक कार्यकर्ताओं का महत्व क्या होता है, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कैसा होता है। अभी परसों मुझे एक एमएलए मिले थे जो शिवसेना से जुड़े एमएलए थे। उनने कहा कि साहब, जब शिवसेना कांग्रेस की सरकार थी तो वो गए थे कहने कि भाई ये भी मंत्री बनने का मौका दीजिए। तो उनका मजाक उड़ाते हुए कहा गया कि भाई जरा अलमारी में देखो कोई मंत्री का है तो दे दो इसको। मतलब उस दिन से मैं टूट गया और उस दिन से निकला, और अभी वो शिंदे ग्रुप में। निरुपम साहब, एक चीज मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा कि काबिल लोगों को किनारे रख के भी जब बच्चों को पुश किया जाता है ना, अपने बेटों को, तो वहां लोग डिसग्रंटल्ड हो जाते हैं, वहां असंतोष की भावना जागती है। और हमने देखा वहां पे निरुपम साहब कि कई लोगों ने अभियोग लगाया, और यह भी अभियोग लगाया कि शिवसेना का सिनोनिम था मातोश्री। मातोश्री सत्ता का केंद्र था शिवसेना के लिए, लेकिन सत्ता आज मातोश्री से छिन गई सिर्फ इस वजह से कि आदित्य ठाकरे से बेहतर लोग थे पार्टी में, उनको आगे न करके शिवसेना आदित्य ठाकरे को आगे कर रही थी। और यही काम कमोबेश बाला साहब ठाकरे ने भी अपने समय में किया। ये प्रखर रूप से बोलने वाले लोग थे उस समय, और ये आप भी जानते हैं। नहीं, बोलने वाले थे, लेकिन उसमें बोले तो नहीं कोई। कौन बोला? हाँ, मतलब बाला साहब के सामने मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा मानना है एक पार्टी इतनी बड़ी होती है कि उसमें तमाम योग्य लोगों को एकोमोडेट करने के साथ साथ बेटे को भी एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन बेटे की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बेटे की जिम्मेदारी ये बनती है कि पिता की विरासत को पूरी योग्यता के साथ, सामर्थ्य के साथ और शक्ति के साथ और लगन के साथ आगे लेके बढ़े। जो लोग आगे लेके बढ़ते हैं उनकी पार्टी आगे बढ़ जाती है। उद्धव कहाँ चूके, आपको क्या लगता है? क्योंकि शिंदे गुट जब अलग हुआ, सीएम शिंदे जब निकले इस पार्टी से, तो वो ये बोलकर निकले कि ये इन्होंने अपने आइडियोलॉजी, जो कोर आइडियोलॉजी थी शिवसेना की, उससे समझौता कर लिया। वो खुल के सावरकर की जयंती नहीं मना पा रहे थे, वो सावरकर के जय जयकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गठबंधन जो था वो कांग्रेस सरीखी पार्टियों से था, जो कि सावरकर से की हमेशा से ही विरोधी रही है। तो उद्धव कहाँ चूके, आपको क्या लगता है? इसमें दो बातें मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं। एक तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू उद्धव जी, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए था। वो चीफ मिनिस्टर के लायक तो थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर के पद से जो अपेक्षाएं होती हैं, उसमें जो अपने आप को इन्वॉल्व करके जो मेहनत की अपेक्षा होती है ना, वो शायद वो न करने की स्थिति में नहीं थे। तो वो नहीं बनते तो बहुत अच्छा रहता। फिर दूसरी बात, जो लोग छोड़ के गए, वो जो आइडियोलॉजी की बात की, तो बकवास है। कोई आइडियोलॉजी वगैरह का मामला नहीं था। वो बीजेपी के दबाव में थे, कुछ ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से, इनकम टैक्स और उनके तमाम घोटालों की वजह से। तो उनको तो आखिरकार बीजेपी के साथ जाना था। अब जाने के लिए कोई तो कारण ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने बोला हिंदुत्व की विचारधारा के साथ इन्होंने समझौता किया। ऐसा कोई समझौता नहीं किया। शिवसेना आज भी कांग्रेस के साथ एमबीए में है, और शिवसेना की विचारधारा को हम कहीं से भी छोड़ने के लिए हम कोई आग्रह नहीं रखते हैं। उद्धव ठाकरे एमबीए में है, शिवसेना तो एकनाथ शिंदे के पास चली गई है। ये तो चुनाव आयोग है, उनका गुट जो कह लीजिए, हाँ, शिवसेना का उद्धव ठाकरे जी का गुट। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जिधर ठाकरे हैं उधर ही शिवसेना हो। लेकिन निरुपम साहब, आपने ये नहीं देखा क्या कि शिवसेना जब से सीएम ये बने उद्धव ठाकरे, तब से शिवसेना टीपू सुल्तान की जयंती मनाने लगी थी, तो कहीं ना कहीं तो छवि पे असर पड़ेगा ही ना। और शायद अभी अपने आप में बहुत बड़ा विवादास्पद विषय है। मैं खुद भी मानता हूं कि टीपू सुल्तान कोई हिंदुस्तान विरोधी या हिंदू विरोधी नहीं थे। बहुत कम लोगों को पता होगा, जब शंकराचार्य का जो पीठ था जैन सरस्वती जी का, जब उसको लूटा गया, और लूटने वाले यहीं से लोग गए थे, और पूरा का पूरा वो मंदिर लूट के तहस नहस कर दिया गया था, तब टीपू सुल्तान ने मंदिर बनवाया था। और नियमित तौर पर शंकराचार्य जी को अपने राज्य से, मैसूर स्टेट से वो फंडिंग देते थे और बहुत सारी करते थे। ऐसा नहीं था, उन्होंने कई मंदिर भी बनाए थे। ये बीजेपी ने अपना एक एजेंडा बना दिया, टीपू सुल्तान एंटी हिंदू, ऐसा नहीं है। हाँ, बीजेपी को अपनी बात कहने का हक है, हमको अपनी बात कहने का नहीं है। वो यही तो फर्क पड़ जाता है निरुपम साहब की, आप कोई इतिहास पढ़कर आए, आप टीपू सुल्तान के बारे में कोई अलग जानकारी रखते हैं, वो भी कोई इतिहास पढ़ के आए जिसमें टीपू सुल्तान के बारे में उनकी जानकारी अलग है। तो ये कौन तय करेगा कि टीपू सुल्तान वाकई हिंदू विरोधी था, हिंदुओं पे उसने अत्याचार किए, या फिर टीपू सुल्तान की वो छवि जो आप पाल रहे हैं? ये कौन तय करेगा, मुझे बताइए। इतिहास क्या है ना, कभी झूठ नहीं बोलता है। इतिहास तो आईना है हमारे अतीत का, और वहां जो कुछ हुआ है वो सामने है। हाँ, आपके नजरिए में दोष है, आप कौन सा चश्मा लगा करके इतिहास पढ़ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े,
इसका कोई सबूत नहीं है एक्सेप्ट औरंगजेब के इतिहास का। औरंगजेब ने अपने जीवन में 2 मंदिर तोड़े हैं, एक यहां बनारस वाला और एक मथुरा वाला। औरंगजेब ने ऐसी कुछ हरकतें की जो एंटी हिंदू थी, इसको इनसे इनकार नहीं कर सकते। छत्रपति संभाजी महाराज हाँ, का कत्ल ही अपने आप में बिल्कुल, बोलने के लिए संभाजी काफी महाराज का कुछ जो है। संभाजी महाराज को जिस तरीके से मारा गया बहुत था भयंकर, मतलब इतना दर्दनाक तो कोई घटना होगी नहीं इतिहास में। मेरा सवाल तो वही है ना निरुपम साहब, मेरा सवाल वही है कि ये आदमी इस समय आइकॉन क्यों बना हुआ है? प्रकाश आंबेडकर तरीके लोग औरंगाबाद जाते हैं, अभी तो औरंगाबाद बोलना भी गलत है। वहीं पे आ रहा हूं, ये उनके मतलब वो लगभग 50 साल तक रूल किया था उस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में। तो उसका जो सेकेंड हाफ है जीवन का ना, वो जबरदस्त है। उसी ने कहा कि मेरा कोई मकबरा नहीं बनना चाहिए। तमाम मुगलों ने अपना अपना मकबरा बनवाया। वो जहां पर जाते हैं लोग, वहां कोई मकबरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई एकदम सिंपल तरीके से सफेद चादर उड़ा देना। तो बाद में बहुत बड़ा त्यागी पुरुष बन जाता है वो आदमी, लेकिन प्रारंभ में वो अत्याचारी थे। ये हास्यास्पद लगता है कि अगर मैं आजीवन एक आक्रांता का जीवन, मैं डकैत का जीवन जीऊं और मेरे बुढ़ापे में मैं संत बन जाऊं, तो क्या समाज मुझे संत के तौर पर याद रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल करो, इसका जवाब मेरे पास बहुत दिलचस्प है। हाँ बताइए ना। मैं रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए थे। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप रत्नाकर की तुलना औरंगजेब से कैसे कर सकते हैं? नहीं, रत्नाकर की तुलना नहीं कर रहे। जीवन में कई लोग जीवन में एक रियलाइजेशन होता है और बदलाव भी लेते हैं। मैं औरंगजेब का समर्थक हुई नहीं। मैं जिसने मेरे मंदिर को तोड़ा, मैं उनके कब्र पे नहीं जाता और मैं नहीं जाऊंगा कभी। ठीक है, लेकिन मुसलमानों के लिए वो है वलीउल्लाह, कुछ ऐसे। एग्जैक्टली, मैं उसी पर आ रहा हूँ। उनके लिए ये जो राजनीतिज्ञ वहां जाके जो सजदा कर रहे हैं, सिर झुका कर सकते हैं, ये क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नहीं होता है? नहीं कर सकते, नहीं लगता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जब आप आराम नगर में घुसे हैं तो कौन से पत्थर में आपको भगवान दिख गए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आपकी निष्ठा, आपकी आस्था पर है। तो किसी की आस्था औरंगजेब में है, हो सकती है, मेरी आस्था तो नहीं है। सर यहाँ तो हम लोग आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे और तो ऐसे में अगर आपने कहा शिवसेना औरंगजेब की जयंती मनाई, मुझे लगता है औरंगजेब की जयंती मनाई है शिवसेना ने। टीपू सुल्तान की तो मनाई। मैं पोस्टर दिखा दूंगा आपको कि ये पोस्टर शहर भर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लगवाए थे और उस पोस्टर का रंग देखिए, शिवसेना का जो रंग है भगवा त्याग दिया था इन्होंने और ये पोस्टर हरे रंग में था। कहीं ना कहीं इस पोस्टर को देख के लग रहा था कि एक मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश शिवसेना की तरफ से हो रही है, उस शिवसेना की तरफ से जो कि कट्टर हिंदुत्व की बात करती थी। तो ये पोस्टर उसका सबसे बड़ा सबूत है। और जाते जाते एकनाथ शिंदे भी यही आरोप लगा के गए कि जो आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया शिवसेना ने, पार्टी के फूट की भी सबसे बड़ी वजह यही थी। चलिए ठीक है, यहाँ तो आइडियोलॉजी की बात है, आइडियोलॉजी की वजह से पार्टी टूटी, एनसीपी भी टूट गई। मतलब वो कौन सी आइडियोलॉजी थी वहां? हाँ, वहां कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, लेकिन एनसीपी सरीखी पार्टियां क्यों टूट जाती हैं? ये कौन सा नया ट्रेंड आ गया? उनके पास तो बहुमत पहले से था। ये कोई ट्रेंड नहीं है। बीजेपी के अंदर एक सत्ता की जबरदस्त भूख है। वो बकासुर राक्षस की तरह सब कुछ खाने के चक्कर में लगे। तो शिवसेना को पूरी तरह से तोड़ने के बाद उनको कहीं ना कहीं लगा कि अभी भी वो कमजोर है। उनको लगा कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा विधानसभा चुनाव होंगे, उन चुनावों में जो एक वोटों का गणित बन रहा है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं बन रहा है। तो चलिए अब जरा सा एनसीपी को भी चुराते हैं। तो ये पार्टी तोड़ते नहीं है, पार्टी चुराते हैं और पार्टी को पूरे एकदम डाका डाल करके पूरा पार्टी अपने जेब में लेके चले जा रहे हैं। तो जो हुआ एनसीपी में बड़ा गलत हुआ है। विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने की योजना है, ऐसा लगता है आपको कि विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी? कोशिश तो यही है। जहां कोई व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ बोलता है, दूसरे दिन ईडी पहुंच जाती है दरवाजे पे नॉक करने के लिए। कोई बोलता है, कोई सीबीआई, कोई 30 साल 40 साल 50 साल पुराने केसेस खोद के निकाल के। तो अपोजिशन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सरकार से कोई सवाल न पूछे, सरकार की आलोचना न करे, मुझे लगता है ये मोदी सरकार की एक भूमिका है और ये भूमिका दोषपूर्ण है। क्योंकि जनतंत्र में अगर आपको पब्लिक ने, लोगों ने, मतदाताओं ने सत्ता में बैठने का मौका दिया है तो निश्चित तौर पर सत्ता से सवाल पूछने का हक उसको दिया है जो हार गया है, जो विपक्ष में है। तो विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। लेकिन शायद ये सरकार विपक्ष को खत्म करके शायद आगे जाकर के लोकतंत्र को भी हमेशा के लिए खत्म करने का कोई एक षड्यंत्र बना रही है। बिल्कुल, मैं आ रहा था उस क्वेश्चन पे। जब विपक्ष की बात हो ही रही है तो कांग्रेस का जिक्र मैं ना करूं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आप महाराष्ट्र में अब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन गए, 44 विधायक, 45 पुणे वाले भी जीते ना। हाँ, पुणे वाले आप जीत चुके हैं। नेता विपक्ष आइडियली आप लोगों का होना चाहिए, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कोई स्टेक क्लेम नहीं किया। इतनी उदास क्यों है कांग्रेस? वो उत्साह नहीं दिखता मुझे कि ये एक तगड़ा विपक्ष जो दिखना चाहिए महाराष्ट्र में कभी दिखा ही नहीं। कांग्रेस के वो तेवर कभी दिखे ही नहीं। इसकी क्या वजह है? नहीं, कांग्रेस का एक अपना चरित्र है। मुझे याद है 1991 में जब छगन भुजबल ने शिवसेना तोड़ी,
इधर शिवसेना तोड़ी, उसके नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण गोपीनाथ मुंडे जो उनके एलाइज के लीडर थे, वो स्पीकर के पास चले गए चिट्ठी लेकर के, नेता प्रतिपक्ष में हूं क्योंकि मेरी पार्टी बड़ी है। बिल्कुल उसी तरह से एक उसी इतिहास की पुनरावृत्ति होती है जब एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ते हैं। इधर एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ते हैं, दूसरे क्षण अजीत पवार चिट्ठी लेकर पहुंच जाते हैं कि मैं सबसे बड़ा दल हूं और मुझे आप मौका दीजिए। ऐसा पाप कांग्रेस नहीं करती। लेकिन उसमें गलत क्या है? नहीं, गलत सबसे नहीं बड़ा है। दल है, वही गलत नहीं आइडियली है। विपक्ष है। थोड़ा सा मानवीयता होती है, थोड़ी सी भावनात्मक ढंग से भी जिया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस को ही मिलेगा, लेकिन इतनी अकबकाहट क्या है भाई, इतनी जल्दीबाजी क्या है? क्योंकि जब सदन शुरू होता है, जब सत्र शुरू होता है, तो पहले दिन, पहले मोमेंट स्पीकर को नेम करना पड़ता है कि हु इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ अपोजिशन इन दिस हाउस। तो जो सबसे बड़ा दल होगा उसका नेता होगा। तो अगर बीजेपी या स्पीकर ये कहते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल नहीं है, तो फिर एनसीपी सबसे बड़ा दल है। अगर एनसीपी सबसे बड़ा दल है, इसका मतलब अजीत पवार के पास मेजॉरिटी नहीं स्प्लिट करने के लिए, इसका मतलब अजीत पवार की जो मेंबरशिप है रद्द होनी चाहिए। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बीजेपी और स्पीकर को मजबूरन कांग्रेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि साहब आप ही सबसे बड़ा दल है, आपका लीडर ऑपोजिशन बनेगा। चलिए ठीक है, केंद्र में आप इस समय कांग्रेस को किस स्थिति में देखते हैं? क्योंकि कोशिश तो की जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोशिश 2014 और 2019 में नहीं की गई थी। इस बार आप कांग्रेस को कहां खड़ा देख रहे हैं? इस बार कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। उसके दो कारण हैं। पहला तो जो हमारे अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो बहुत ही शांत चित्त के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपोजिशन की यूनिटी की एक स्टिचिंग में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और दूसरा, राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व वो निकल के आया है, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। और वो लोग बोलते थे कि कुछ पैदल चलने से कुछ नहीं होता। इस देश में जब जब जिसने पदयात्रा की है ना, इस देश ने उसको सलाम किया है। राहुल गांधी की पदयात्रा के जरिए लगभग पूरे 4 महीने तक जो 3500 किलोमीटर वो चले, वो जन जन से जुड़े, वो उनके पूरे व्यक्तित्व में बदलाव और उनका पूरा उनके इमेज को लेकर के एक जबरदस्त एक लोगों के अंदर एक बड़ा वो है, एक बड़ा आकर्षण पैदा हुआ है। तो और उसका नतीजा कर्नाटक में दिखा। 2019 में हमको अपोजिशन यूनिटी पे काम करनी चाहिए थी, दुर्भाग्यवश हम नहीं कर पाए। इस बार हो रही है। पहली मीटिंग पटना में हुई है, आपने देखी, जबरदस्त, बहुत अच्छी मीटिंग थी। मैं आता हूं, उस पर आऊंगा मैं। विपक्ष की एकजुटता पर डेफिनेटली सवाल बनते हैं, क्योंकि मीटिंग्स आप लोगों की हो रही है, लेकिन अभी भी आप लोग एकजुट नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई असंतोष, कोई मतभेद खुलकर सामने आता है। केजरीवाल जो है वो हेड ऑन मार रहे हैं कांग्रेस को। वो चाह रहे हैं कि केंद्र ने जो अध्यादेश लाया है उस पर अगर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो विपक्ष में वो नहीं है, विपक्ष की एकजुटता में वो नहीं दिखेंगे। केसीआर जाते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं, लेकिन जब मीटिंग होती है पटना में तो गायब हो जाते हैं। तो अभी भी एकजुटता तो नहीं है, और वो एकजुटता जो कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए चाहिए। तो ये एकजुटता को किस तरीके से देख रहे हैं? अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग राय है, अलग अलग विचार है, हमारे जो बहुत सारे इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, तो वो टकराव बना रहेगा, वो मतभेद रहेंगे। लेकिन उन मतभेद के बावजूद आपको अब तय करना पड़ेगा कि आपको हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाना है कि नहीं। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो अपोजिशन के इस यूनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। नहीं, मतभेद तक ठीक है निरुपम साहब, मतभेद तो होते ही हैं, घर में भी मतभेद हो जाते हैं जब ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन यहां ऐसा दिख रहा है कि हर पार्टी का बड़ा नेता पीएम बनने का ख्वाब देख रहा है, और बात वहां पे आके रुक जा रही है कि वहां नीतीश कुमार भी खुद को पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि वही विपक्ष के असली चेहरा है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने। तो इस पर एक मत कब होगा विपक्ष, ये मैं जानना चाहता हूं। ये बार बार सवाल पूछते हैं लोग कि आपका चेहरा कौन है। बीजेपी का चेहरा मोदी, आपका चेहरा कौन है? मैं कहता हमारा चेहरा भी मोदी है। अच्छा, ये कैसे? इसलिए क्या आप मोदी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं ना, मैं मोदी के विपक्ष में वोट मांग रहा हूं। मोदी जी के राज में जो हिंदुस्तान की तबाही हुई है, जो भुखमरी बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो भाई भाई के बीच जो विसंवाद पैदा हुआ है, जो नफरत पैदा हुआ है, जो हिंदुस्तान में नफरत का वातावरण पैदा हुआ है, इस नफरत के वातावरण को खत्म करना है तो नरेंद्र मोदी को हराना ही पड़ेगा आपको। इस बात को लेकर आश्वस्त है कि आज नहीं तो कल विपक्ष एकजुट हो जाएगा? और विपक्ष एकजुट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुछ एक लोग रहेंगे जो ट्रेन छूट जाएगी तो भी पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। अगर उनमें ताकत होगी, दौड़ने की क्षमता होगी तो ट्रेन पे चढ़ जाएंगे, नहीं तो लटपटा के गिर जाएंगे बेचारे। चलिए, आप पॉजिटिव है इस बात को लेके, ये अच्छा लग रहा है देखकर।
लेकिन आपने इमेज बिल्डिंग की बात की, कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करने की भी कोशिश चल रही है। हम बीते कुछ दिन, चलिए चंद्रयान की बात कर लेते हैं। चंद्रयान को लेकर जो हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि ये सब की शुरुआत भले ही कांग्रेस में हुई, लेकिन उस समय ताला लगा रहता था इसरो के दफ्तर पर। इंदिरा गांधी के जमाने में ताला लगा रहता था। तो और कांग्रेस अपना क्रेडिट बड़ी आसानी से गंवा देती है। तो ये टेंडेंसी क्या है मेरे हम कोई अपना क्रेडिट आसानी से गंवाते नहीं हैं। इस तरह की जो बेवकूफ़ी भरी बात करते हैं उस पर हंसते हैं हम लोग, इसलिए कि हिंदुस्तान स्पेस वर्ल्ड में एक ताकत बने, ये सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जब लोग अपनी रोटी की लड़ाई में व्यस्त थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पेस मिशन की घोषणा करते हैं, बोलते हैं कि अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान को एक ताकत बनाना है। तो उस सपने को सोचिए, उस कल्पना को सोचिए और उस व्यक्ति के दृष्टिकोण के बारे में सोचिए, और तब इसरो बना। इसरो का नाम पहले कुछ और था, मैं एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो तब इसरो बना। उसके बाद कैसे कैसे हम लोगों ने सैटेलाइट बनाए हैं, कैसे कैसे हम लोगों ने एक एटॉमिक वर्ल्ड में अपने आप को आगे बढ़ाया, उसकी कहानी आपको जानना है तो एपीजे अब्दुल कलाम की किताब पढ़ लीजिए, आप पता चलेगा आपको। बेचारे को बैलगाड़ी पर रख करके अपना सैटेलाइट लेके जाना पड़ता था। लेकिन तब नेहरू जी की जिद थी कि ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, हमको इस दुनिया में काम करना और खड़ा होना है। तो वो सपना था जिसकी वजह से आज मून मिशन में हम तीसरा अपना अंतरिक्ष यान जो छोड़ा है हम लोगों ने। तो ये सपना कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस के डिपार्टमेंट के लोगों ने और कहीं ना कहीं उस समय के वैज्ञानिकों ने देखा था। और उसके बाद ये सारी चीजें एक अनवरत चलती हैं। इसको अलग अलग पार्टी और पॉलिटिक्स से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। अगर इसरो में ताला लगा रहता तो एपीजे अब्दुल कलाम कभी नहीं होते, कभी कोई रॉकेट नहीं छोड़ा जाता, कभी सैटेलाइट नहीं छोड़ा जाता। लेकिन आज हम लोग पूरी दुनिया के जो स्पेस वर्ल्ड, जो स्पेस पावर बोले जाते हैं, उस पे 3-4 बड़े देशों के साथ हम खड़े हैं। तो ये सब ये एक हमारे देश में सरकारों की एक बनी बनाई पॉलिसी थी जिसको हमने क्रमशः आगे बढ़ाया है और उसी को पुश किया। नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें कुछ गलत नहीं किया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसरो पे ताला लगा हुआ। मैं फिर से राहुल गांधी पे आता हूँ। चलिए, आपने कहा कि राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि इमेज रीबिल्डिंग उनकी हुई है और मेहनत भी वो कर ही रहे हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में आपको लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन एक कंप्लीट गेम चेंजर होगा और चीजें आप लोगों के हाथ से निकल? मुझे नहीं लगता। राम और कृष्ण के प्रति हमारे मनों में अगाध आस्था है, प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है। लेकिन उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी उसके नाम पे वोट मांगना चाहेगी, लोग वोट दे देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद था वो एक मुद्दा था जो कहीं ना कहीं वोट कैचर बना। आप लोग हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने में कामयाब हो गए कि भाई आपके मंदिर तोड़कर मंस्जिद बनाया, इसलिए मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। तो अब तो मंदिर बन गया, आपका क्या सौगंध खाना। तो मुझे नहीं लगता कि मंदिर के उद्घाटन से निश्चित तौर पर मेरा भी मन खुश होगा। मैं भी अयोध्या जाता रहता हूं हमेशा, और मैं भी राम का भक्त हूं। तो मेरे जैसे लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा और सबको अच्छा लगेगा। लेकिन ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे लगता कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोच कहीं बहुत ज्यादा सही है। लेकिन अब तो ये देखने में आ रहा है ना कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो चीजें अब जनता को देने जा रहे हैं। यूसीसी उनके मैनिफेस्टो में था, और अब जिस तरीके से ऐसा है, देश को किस चीज की प्रॉमिस की जरूरत थी? बेरोजगारी दूर करेंगे। 22 करोड़ लोग बेरोजगार है हमारे देश में। केंद्र का एक मंत्री लोकसभा में बयान देता है एक सवाल के जवाब में, लिखित जवाब में, कि पिछले 9 सालों में 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया और 7 लाख लोगों को नौकरी दी। तो प्रॉमिस तो ये पूरा करना था, सबको नौकरी देने का। आपने बोला था ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो आपने महंगाई कंट्रोल किया नहीं, बेरोजगारी दूर की नहीं। आज इस समय पिछले 3 वर्षों में 28 करोड़ नए लोग गरीबी रेखा से नीचे गए हैं। अगर प्रॉमिस ही पूरा करना है तो ये करिए ना, यूसीसी कर ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले तो लोगों को 2 रोटी दीजिए, लोगों को नौकरी दीजिए। यूसीसी पे कांग्रेस का स्टैंड कैसे स्टैंड ले, पता ही नहीं यूसीसी में क्या है। सबसे मजेदार बात यह है कि लॉ कमीशन ने बोला कि आप यूसीसी पे आपकी जो राय भेजिए, लेकिन लॉ कमीशन ने बताया नहीं कि मैं यूसीसी का ड्राफ्ट क्या है। मैंने ट्वीट किया था कि एक अंग्रेजी की कहानी है ना कि एक हाथी और 4 नेत्रहीन, वो हाथी का फोटो देख के चारों नेत्रहीन अपने अपने ढंग से कुछ बता रहे हैं कि हाथी ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। वही हाल है, क्योंकि अभी तक यूसीसी का कोई ड्राफ्ट नहीं आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो तब बनेगा ना जब ओपिनियन लिए जा सके। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता। ये पॉलिसी मेकिंग है ही नहीं। तो ये सब ये फर्जी बातें चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि यूसीसी के आने से
एक समुदाय विशेष की जो रिलीजियस फ्रीडम है वो खत्म हो जाएगी और इसीलिए इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। यूसीसी आने से मुसलमानों से ज्यादा हिंदू नाराज होंगे। आपके एचयूएफ का क्या होगा? नहीं, अभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कितनी रह गई है पूरे हिंदुस्तान में, मुझे बताइए ना। अकाउंट तो सबके हैं। हाँ ठीक है, मतलब अकाउंट क्यों उनकी है? संख्या और माइनॉरिटी की नहीं संख्या नहीं, वो अकाउंट क्यों है? अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, लेकिन अकाउंट सबके हैं। तो एचयूएफ खत्म हो जाएगा। आदिवासी जितनी जातियां उतनी प्रथाएं हैं। शादी की अलग अलग प्रथाएं हैं, क्या सारी प्रथाओं को बंद कर देंगे? बोलते शादी का सारी शादी मुसलमानों की शादी का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में होगा, ठीक है कर लीजिए आप। ये सिख लोग कहां जाएंगे? सिखों की शादियां होती है गुरुद्वारे में, रजिस्ट्रेशन वही होता है। अंग्रेजों के जमाने पे इस पे हंगामा हुआ, सिखों ने तलवार निकाल ली कि हमारा रजिस्ट्रेशन यही होगा, मानना पड़ेगा हमको, पासपोर्ट बना के तो इसी आधार पर। तब उस समय आनंद मैरिज एक्ट बना जो सिखों को प्रोटेक्शन देता है कि आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन गुरुद्वारे में होगा। तो क्या आप आनंद मैरिज एक्ट रद्द कर देंगे? यूसीसी बुनियादी तौर पर क्या है? शादी, तलाक और उत्तराधिकार। तो जैसे ही उत्तराधिकार के लिए आप एक कानून बनाएंगे, मेघालय के सारे तुरा वाले लोग वो बंदूक लेके निकलेंगे। तो इतना आसान नहीं है। मतलब आपको लगता है कि यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं और ये सिर्फ आसान नहीं है, बीजेपी से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। गुरु गोलवलकर जी ने, जो संघ के बहुत बड़े आइडियोलॉग थे, उन्होंने खुद कहा था कि ये मुश्किल है। माइनॉरिटी को लेकर निरुपम साहब, कांग्रेस की क्या डेफिनेशन है? मुझे एकदम स्पष्ट रूप से आज समझना है कि माइनॉरिटी से कांग्रेस का तात्पर्य। मुझे ये लगता है, मैं कांग्रेस की विचारधारा की बात नहीं बोल रहा हूं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हमको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में जीना ही नहीं चाहिए। हम सब क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। जो सब भाई भाई तो क्या माइनॉरिटी मेजॉरिटी भाई, हम सब बराबर हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं हिंदुस्तान में। किसी की संख्या ज्यादा है, किसी की संख्या कम है। तो हमारे यहाँ जो छोटी समाज हैं जिनकी संख्या कम है, वो एक माइनॉरिटी सिंड्रोम में जीते हैं। उनको एक असुरक्षा का भाव होता है, तो उस असुरक्षा के भाव में वो न जिए, इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। आइडेंटिटी गायब होने की आपने बात की, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि खासकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में डेलिबरेट कन्वर्जेंस हो रहे हैं और इसमें देखा गया है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। हालांकि माइनॉरिटी की बात करें तो सिख, जैन, ये समुदाय भी माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन वो कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा नहीं है। दे आर इनटू डेवलपमेंटल वर्क्स। आपको क्या लगता है इस किस्म से जो कन्वर्जन हो रहे हैं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, वो कितना खराब है देश की व्यवस्था के लिए? देखिए, भारत के संविधान में धर्मांतरण के बारे में एक प्रावधान है कि कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग किसी भी व्यक्ति को लाभ, प्रलोभन दे के, पैसा दे के, डरा के, धमका के अपने धर्म में शामिल नहीं कर सकते। ये प्रावधान है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा भी निर्धारित है। तो अगर कोई क्रिश्चियन मिशनरी या कोई मुस्लिम मौलाना, मौलवी इस प्रकार की हरकत करता है तो उसको पकड़ के सीधे जेल में डालना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्वतः चाहे, जैसे रिचर्ड गेरे ने कहा कि मुझे बुद्धिस्ट बनना है, तो कैसे रोक सकते उसको भाई? निरुपम साहब की ये पूरा खेल जो होता है वो डिस्क्रीट होता है। कोई स्वेच्छा से आके ये नहीं बोलेगा कि मैं मुझसे जबरदस्ती की गई, लेकिन इस किस्म के मोडस ऑपरेंडी जो है खुलकर सामने आई है। क्या इस पर अभी एक एक्शन लेने की गरज नहीं लगती? डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट मैं नहीं विश्वास करता इसमें। अब गांव के गांव में अगर धर्मांतरण हो रहा है तो डिस्क्रीट तो नहीं हो सकता, सबको पता तो है। अब वो प्रलोभन से हो रहा है, डरा के हो रहा है, बंदूक की नोक पे हो रहा है, ये तो पता चल जाएगा जी। और अगर पता चल जाएगा तो जो भी थोड़ा हिम्मत रखने वाला, साहस रखने वाला व्यक्ति है, उसको संविधानता पूरा हक है उसका विरोध करने का और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का। और कांग्रेस पार्टी कभी भी इस प्रकार के धर्मांतरण के पक्ष में नहीं है। इलेक्शंस की बात हम कर ही रहे हैं, 2024 की तैयारियों की बात करें, लेकिन उससे पहले भी 3 राज्यों में चुनाव है, तो उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? क्या अपना किला बचा पाएंगे आप? क्योंकि ऑलरेडी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस साल के नवंबर दिसंबर महीने में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। और 5 राज्यों में बीजेपी की हालत पतली है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। 2 राज्य में तो हम एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार आ सकती है, मध्य प्रदेश में सरकार इनकी जाएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। राजस्थान में एक जबरदस्त कांटे की लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर हमारे घर में थोड़ी सी तकलीफ है तो उनके घर में भी आग लगी पड़ी है। उनका घर भी बहुत सुरक्षित नहीं है अभी। तेलंगाना हम जीत रहे हैं। मिजोरम मालूम नहीं, वहां पर जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, वहां पर कुछ लोकल क्रिश्चियन पार्टियां हैं, उनके झगड़े में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी होगी, मेरे पास उसका अध्ययन नहीं है। लेकिन इन 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी धमाकेदार तरीके से आ सकती है।
चलिए, आपकी पॉजिटिविटी वाकई काबिल तारीफ है, काफ़ी आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेके। तो द बिग बेंच पर हमारे साथ थे संजय निरुपम, जिन्होंने खुलकर देश में हो रहे तमाम मुद्दों पर अपने विचार रखे और खासकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। एक अखंड कांग्रेसी की तरह वो सुनाई पड़े हैं, ये उनकी आस्था है उनकी पार्टी में, और इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो है लगातार इम्प्रूव हो रहा है। हालांकि बीजेपी इस समय जिस स्टेज पर खड़ी है, विपक्ष एकजुटता दिखाकर उसे किस हद तक चुनौती देगा, ये अभी भी एक विवाद का विषय ज़रूर है। इस पर एक अच्छी डिबेट हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन द बिग बेंच पर जो बैठकर आपने देखा वो आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे और भी राजनेताओं को आपके समक्ष लाते रहेंगे।